Hi everyone, I hope you all are well. So in this video I will discuss with you यूनिट 2। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था कि यूनिट 2 में से जो है 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। सो इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द कॉम्पोजिशन, पावर्स, फंक्शन एंड पोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस क्वेश्चन का। Each state in India has a legislature to make laws for the respective state. हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर होता है उस स्टेट के लिए पॉलिसीज एंड लॉज बनाने के लिए। इट इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टेट, दस ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन। हर स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाउस होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड यूनिकैमरल सिस्टम इन विच स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हाउस। इंडिया में जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं वहाँ पर यूनिकैमरल सिस्टम है, मतलब एक ही हाउस है जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बट कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम है, मतलब कि दो हाउसेज हैं। लोअर हाउस है जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और एक अपर हाउस है जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अभी जो स्टेट लेजिस्लेचर है मीन्स राज्यों के अंदर जो कानून बनता है उसके लिए हमने दो हाउसेस बनाए हुए हैं। एक जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हिंदी में विधानसभा कहते हैं और वो कंपलसरी है, हर स्टेट का होगा। और जो सेकंड हाउस है अपर हाउस वो है ऑप्शनल, वो किसी किसी स्टेट के पास ही है। सिर्फ आज एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको हिंदी में हम विधान परिषद भी कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पॉपुलरली नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट, इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। अभी जो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं उसको हम डायरेक्टली वोट देकर चूज़ करते हैं। इन मेंबर्स को हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो मेंबर्स बैठते हैं अपर हाउस में यानी कि एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो जो है इनडायरेक्टली चूज़ किए जाते हैं। मतलब हम पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करेंगे लोअर हाउस में और लोअर हाउस के लोग जो है फिर उन एमएलसीज़ को चूज़ करेंगे। सो यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली चुने गए हैं, वो हम लोगों ने उन्हें एमएलएस को वोट देकर चूज़ किया है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 मेंबर्स से कम भी नहीं होने चाहिए। बट कुछ स्टेट्स ऐसी है जिन स्टेट्स में 60 मेंबर्स से कम स्टेट लेजिस्लेटिव में मेंबर्स हैं, उन्हें अलाउ किया गया है। ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम एंड पुडुचेरी। जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का वो उस स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए हर स्टेट के जो एमएलएस का नंबर है वो वेरी करता है। जैसे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है और बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें कहीं में बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के एमएलएस को चूज़ किया जाता है। नाउ क्वालिफिकेशन, इफ़ समवन वांट्स टू बिकम द एमएलए तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले ऑब्वियस सा पॉइंट है सिटीजन होने चाहिए वो इंडिया के। सेकेंड, कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज। थर्ड, ही शुड बी मेंटली साउंडेड एंड नॉट बी बैंकरप्ट, कि वो मेंटली स्टेबल होने चाहिए और उन पे बैंक का कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए। नो क्रिमिनल प्रोसीजर्स अगेंस्ट हिम। सो ये जो हैं क्वालिफिकेशंस हैं एमएलए बनने के लिए। नाउ टर्म, जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है एमएलए का वंस दे आर अपॉइंटेड वो 5 ईयर्स होता है। इट मे बी डिजॉल्व अर्लियर बाय द गवर्नर इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो लोअर हाउस को डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो जैसे ही वो लोअर हाउस डिज़ोल्व होगा वैसे ही वो सारे जो मेंबर्स हैं उनकी जो मेंबरशिप है वो भी चली जाएगी। इट कैन बी सस्पेंडेड और डिज़ोल्व व्हेन एन एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज प्रोक्लेम्ड इन द स्टेट। अगर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग जाती है उस कंडीशन में भी जो मेंबरशिप है वो छीन ली जा सकती है। इट मे बी रिजॉल्व इफ द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द रूलिंग मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। अगर स्टेट के अंदर कोई भी करंट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो जाता है, यानी उन्हें अपनी मेजॉरिटी शो करनी पड़ेगी क्योंकि उनके बहुत सारे एमएलएज हो सकता है दूसरी पार्टी में स्विच हो गए या चले गए हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें दोबारा से वोटिंग करनी पड़ेगी। अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं आई तब दोबारा से इलेक्शन होंगे और जो भी मेंबर्स होंगे उनकी मेंबरशिप वहाँ से ले ली जाएगी।
नाउ फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स, कि कानून बनाने से रिलेटेड क्या पावर है इनके पास। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों पर जो है रूल्स बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 95% बिल्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली देन गोज टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जितने भी बिल पेश होते हैं लोअर हाउस में, वो 95% जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होते हैं। उसके बाद वो अपर हाउस में जाते हैं, अगर किसी स्टेट में अगर अपर हाउस है। अदरवाइज तो सारी स्टेट्स में लोअर हाउस ही है, अपर हाउस तो सिर्फ 6 स्टेट्स में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ओनली डिले द पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल बाय मैक्सिमम 4 मंथ्स। जो अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो सिर्फ बिल को 4 महीने डिले कर सकता है, उससे ज़्यादा वो उसको बिल को रोक नहीं सकते। इसीलिए तो ज़्यादातर स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस ही है, अपर हाउस नहीं है, क्योंकि लोअर हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एब्सोल्यूट पावर के साथ है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ लिमिटेशंस यानी कि कुछ उसकी पावर्स को कम भी करता है। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो कुछ बिल्स को होल्ड करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। वो बिल तब तक अगर हाउस में पास भी हो गया है तब भी वो बिल वहाँ पर एक्ट नहीं बन सकता उस स्टेट में जब तक प्रेसिडेंट अपनी परमिशन नहीं देंगे। सेकंड, there are certain bills which can be introduced in the state legislature only with the prior consent of the president of India। कुछ बिल्स तो ऐसे हैं जो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के हम लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश तक नहीं कर सकते। थर्ड, in the event of emergencies under Article 352 and 356, the Parliament is empowered to pass a law on any subject of the state list। अगर emergencies लगती हैं आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, 356 स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो पार्लियामेंट यानी सेंटर की जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट के जो स्टेट का सब्जेक्ट है उस पर रूल्स निकाल सकते हैं और स्टेट उसको मना नहीं कर सकती, उनको फॉलो वो करना ही पड़ेगा जो भी पार्लियामेंट उनके लिए रूल निकालेगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। सेकेंड, फाइनेंशियल पावर मीन्स पावर रिलेटेड टू मनी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंट्रोल द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट। स्टेट के पास कितना खर्चा है, कितने टैक्सेस लगते हैं, कहाँ पर स्टेट ने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारे डिसीजन लोअर हाउस में ही लिए जाते हैं। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मनी बिल यानी कि बजट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर या टैक्स से रिलेटेड कोई भी बिल ऐसा होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा सबसे पहले। इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो हर एक साल का बजट आता है वो लोअर हाउस में ही पेश किया जाता है। नो मनी कैन बी रेज्ड, नो टैक्स कैन बी लीव्ड एंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंक्योर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ इट। कोई भी हम मनी इकट्ठा नहीं कर सकते, ना कोई टैक्स लगा सकते हैं, ना कोई खर्चा कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि फाइनेंशियल पावर्स में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की फुल पावर है, वो पूरे जो फाइनेंसेस हैं स्टेट के वही कंट्रोल करते हैं। थर्ड है कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव। अब कानून बनाने का काम तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाते हैं? एग्जेक्टिव्स। CM and the member of his council of ministers are taken from among the members of the legislative assembly। अब जो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं वो कौन होते हैं? CM और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उन लोगों को चूज कहाँ से किया गया है? उसी लोअर हाउस में से। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वो CM और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक पॉलिसी के लिए। उनसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी होगा, वो सारी की सारी डिटेल और आंसर उस लोअर हाउस में जाके देंगे। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कंट्रोल द मिनिस्टर्स थ्रू सेवरल मेथड्स लाइक आस्किंग क्वेश्चन। इसके अलावा भी वो लोग पूरा कंट्रोल रखते हैं मेंबर्स पर, मिनिस्टर्स पर। जैसे कोई पॉलिसी आएगी तो वो टाइम टू टाइम उस पर डिबेट्स करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग पूछते हैं। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर कोई भी मिनिस्टर ये बिल पेश करता है उसके अंदर, तो वहाँ पर जो करंट पार्टी होगी पॉलिटिकल, उनको वोटिंग कर कर अपनी मेजॉरिटी शो करनी पड़ेगी। और अगर मेजॉरिटी नहीं आती है तो CM और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एग्जेक्टिव्स पर पूरा कंट्रोल रखती है।
नाउ फोर्थ पॉइंट है अमेंडमेंट पावर्स। द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट प्रपोज अमेंडमेंट येट विद द रेफरेंस टू आर्टिकल 368. Some parts of the constitution can be amended by the union parliament only when half of the state legislatures ratify the amendment. Amendment होता है संविधान के अंदर चेंज करना, तो यहाँ पर कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर नहीं है कि वो बिल प्रपोज कर सके इस चीज़ का। ये पावर सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट के पास है, और यूनियन पार्लियामेंट भी अकेला ऐसा नहीं कर सकती। प्रपोज तो यूनियन पार्लियामेंट कर देगी, बट उसके लिए कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की मदद लेनी पड़ेगी। If the parliament is to amend the constitution for the purpose of altering the boundary of the state, the opinion of the concerned state legislative assembly is also sought before moving such bill in the parliament. जैसे कि अगर उन्हें किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो उन्हें उस स्टेट की कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पहले बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल पास हो जाता है, उसके बाद जाकर यूनियन पार्लियामेंट में वो जो आगे अमेंडमेंट की बात है वो रेटिफाई की जाएगी। तो यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज खुद से तो बिल नहीं ला सकती हैं, बट कुछ संविधान के ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें यूनियन पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की मदद लेनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है इलेक्टोरल फंक्शन, मींस रिलेटेड टू द इलेक्शंस। लेजिस्लेटिव असेंबलीज की क्या पावर है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट के इलेक्शन में जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड, ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही चूज करते हैं। सिक्स्थ लास्ट पॉइंट है मिसलेनियस फंक्शंस, कि इन सम फंक्शंस के अलावा कौन से पावर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पनिश एनीबडी फॉर इट्स कंटेम्प्ट। किसी को भी पनिश कर सकते हैं, पनिशमेंट देने का प्रोविज़न है उनके पास। सेकंड, इट अपॉइंट्स डिफरेंट कमेटीज़ ऑफ द हाउस। अलग अलग कमेटीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बना सकते हैं। थर्ड, इट टेक्स डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट इट्स ओन मेंबर फॉर द वायलेशन ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। अपने ही मेंबर्स के खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं अगर उन्होंने कोई भी वायलेशन किया है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन का ब्रीच किया है। फोर्थ, इट हैज़ अ पावर टू रेकमेंड द क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर अपर हाउस है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उसको बनाना है या फिर अबॉलिश करना है, इसका डिसीजन भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स के हाथों में होता है। अगर वो बिल पेश करेंगे तभी वो रिकमेंडेशन आगे जाता है पार्लियामेंट के पास, और अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो क्रिएशन और अबॉलिशन हो जाता है। नाउ पोजीशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये रियल सेंटर ऑफ पावर होता है स्टेट में। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। इट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे पूरा कंट्रोल रखते हैं ये मेंबर्स। इट हैज़ कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड only in the state legislative assembly. The government cannot impose, increase, lower or withdraw any tax without the approval of the assembly. Legislative assembly is compared with the Lok Sabha at the union level. State के अंदर जो लोअर हाउस है उसको यूनियन पार्लियामेंट के जो लोअर हाउस है लोकसभा से कंपेयर किया गया है। विधानसभा जो है सबसे पावरफुल और पॉपुलर चैम्बर होता है स्टेट का। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइंस, ताकि आपका क्वेश्चन जो है सम अप हो जाए। और कोई भी 4 to 5 लाइंस जो इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस की हैं उसमें से आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता लग रही हैं तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉम्पोजिशन, पावर्स, फंक्शंस एंड पोजीशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले आंसर में हमने लोअर हाउस डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम अपर हाउस डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी जो इंट्रोडक्शन है वो सेम रहेगा जो मैंने क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया था। आप यहाँ से रीड कर लेना, वही सेम लाइंस है।
नाउ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि हमें पता है कि दो हाउसेज है, लोअर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हिंदी में विधानसभा कहते हैं, और अपर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हिंदी में विधान परिषद कहते हैं। और ये ऑप्शनल है, सिर्फ 6 स्टेट्स जो है उनके पास है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बनाया ताकि आप वो याद कर सको कौन सी स्टेट्स हैं 6। बट काम, तो बी से बिहार, यू से यूपी, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। तो सिर्फ इन 6 स्टेट्स के पास अपर हाउस है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ क्रिएटिंग एंड अबॉलिशिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द यूनियन पार्लियामेंट टू अबॉलिश और क्रिएट द सेकेंड चैम्बर इन अ स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर जो सेकेंड हाउस है यानी अपर हाउस, उसके बनाने की जो पावर है वो सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट के पास है। The parliament can act only if the state legislature passes a resolution by an absolute majority for a creation and abolition of the second chamber। और यूनियन पार्लियामेंट ऐसा तभी कर सकती है अगर वहाँ पर लोअर हाउस ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक बिल पास किया है और उसकी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को भेजी है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के कहने पे ही सेकंड हाउस बनाया जा सकता है। तो एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स हैव अपर हाउस, बिहार, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो साइज होता है मेंबर्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो वेरी करता है स्टेट से स्टेट में, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्टेट की पॉपुलेशन और उसकी नीड्स पर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है जो टोटल मेंबरशिप है वो 40 मेंबर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस में 90 मेंबर्स हैं तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 30 30 30, 90 मेंबर्स हो गए। तो उसमें यानी कि 1/3 उन 3 में से एक हिस्सा क्या हुआ 30, तो 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। द इलेक्शन इज़ इनडायरेक्ट वन, जो इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो डायरेक्ट होते हैं और जबकि अपर हाउस के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। जो 1/6 मेंबर होते हैं टोटल स्ट्रेंथ इज़ नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर भी वहाँ पर मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं और 5/6 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली चूज़ किए जाते हैं, यानी लोअर हाउस के जो मेंबर्स हैं वो अपर हाउस के मेंबर्स को चूज़ करते हैं। नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, फर्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड completed 30 years of age, third he should be mentally sounded and not be bankrupt, and fourth he or she must not be a member of parliament at the same time। जब वो member of legislative council बनेंगे तो उस टाइम पे उनके पास membership नहीं होनी चाहिए यूनियन पार्लियामेंट की। तो क्वालिफिकेशन समहाउ सेम ही है member of legislative assembly की तरह, बस एज का डिफरेंस है, वहाँ पर 25 ईयर्स थे, यहाँ पर 30 ईयर्स ऑफ एज। नाउ टर्म, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो परमानेंट हाउस है, उसे थोड़े टाइम के लिए बंद नहीं किया जा सकता है अनलेस अबॉलिश्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लोअर हाउस है अगर उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बिल पास करता है और वो बिल जो है पार्लियामेंट के पास जाता है तो पार्लियामेंट उसे कंप्लीट हमेशा के लिए अबॉलिश कर सकता है, थोड़े टाइम के लिए नहीं। ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। जो MLC होते हैं अगर उन्हें अपॉइंट किया जाता है तो वो 6 ईयर्स तक जो है मेंबर रह सकते हैं उस अपर हाउस। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो मेन हेड होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन लोगों में से ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को वोटिंग के थ्रू चूज़ किया जाता है। जो चेयरमैन होते हैं वो सारे काउंसिल की मीटिंग्स में बैठते हैं और उनकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन जो है वो मीटिंग्स का टेक केयर करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल पास्ड बाय अ मेजॉरिटी, और उनको रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा और अगर वो रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आता है तब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो फर्स्ट पावर है लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कानून बनाने से रिलेटेड क्या पावर है उनके पास। इफ़ एन ऑर्डिनरी बिल इज़ पास्ड बाय द असेंबली इट इज़ सेंट टू द काउंसिल फॉर इस कंसिडरेशन, कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल लोअर हाउस में जाता है उसके बाद वो अपर हाउस में भेजा जाता है उसके कंसिडरेशन के लिए। द काउंसिल हैज़ 4 ऑल्टरनेटिव्स बिफोर इट। उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं,
उस बिल को आगे ले जाने के लिए पहला ऑप्शन क्या होता है, या तो वो बिल को पास कर दें, सेकंड या वो बिल को रिजेक्ट कर दें, थर्ड टू अमेंड द बिल यानी उसमें कुछ चेंजेस करके उसको वापस लोअर हाउस में भेज दें, फोर्थ नॉट टू टेक एनी एक्शन ऑन इट कि उस पर कोई भी एक्शन ना लें, बस उसको अपने पास जो है वो बिल को रखें। इन केस द लेजिस्लेटिव काउंसिल पासेस द बिल इट इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज अप्रूवल। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बिल को पास कर देती है देन वो बिल जो है गवर्नर के पास जाता है उनके अप्रूवल के लिए। बट इन केस द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट और अमेंड द बिल or does not take any action for the 3 months, the legislative assembly may consider the same for the second time। अगर इन केस लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिजेक्ट कर देती है या उसमें कुछ चेंजेस करती है या उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है 3 महीनों तक, तो लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल सेम बिल दोबारा सेकेंड टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज सकती है। इट कैन नॉट डिले द बिल फॉर मोर देन 1 month फॉर द सेकेंड टाइम। और दूसरी बार लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ उसको 1 महीने तक ही रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो टोटल यानी कि 4 months तक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है किसी बिल को डिले कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो बिल अपने आप ही अप्रूव माना जाएगा। नाउ फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द अपर हाउस। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। जो मनी बिल है हमें पता है कि वो सिर्फ लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही सबसे पहले पेश किया जा सकता है। आफ्टर दैट इट इज़ सेंट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इट्स कंसिडरेशन। उसके बाद वो अपर हाउस में भेजा जाता है। जो अपर हाउस है वो उसको 14 days में रिटर्न करेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस कर या सजेशंस देकर। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस पे ही है कि वो उस सजेशंस को मानते हैं या नहीं मानते हैं। उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो काउंसिल ने उन्हें बोला है असेंबली को मानना पड़ेगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 days द बिल गेट्स फुली पास्ड इवन व्हेन द काउंसिल हैज़ नॉट पास्ड इट। अगर 14 दिन तक अपर हाउस उसे पास नहीं करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करता, अपने पास ही रखता है, तो 14 दिन के बाद वो बिल जो है अपने आप ही पास माना जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपर हाउस के पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। वो फाइनेंशियल बिल को सिर्फ 14 days तक डिले कर सकते हैं, और अगर उन्होंने उस पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया तो 14 days के बाद अपने आप ही पास माना जाएगा। थर्ड है कंट्रोल ओवर द एग्जेक्टिव्स, यानी कि जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन पर कितना कंट्रोल है एमएलसी का। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली अलोन। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हमें पता है वो किसको आंसरेबल है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस को, नॉट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द स्टेट मिनिस्ट्री बाय आस्किंग सम क्वेश्चन। सो थोड़ा बहुत ही कंट्रोल होता है एमएलसी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर। वो भी सिर्फ कुछ जगहों पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कुछ डिबेट्स का पार्ट बन सकते हैं। अदरवाइज जो मेन कंट्रोल होता है एग्जेक्टिव पर वो लोअर हाउस का होता है। नाउ पोजीशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही लिमिटेड पावर देता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल। Even in case of an ordinary bill, the legislative council can only delay it। तो हमें पता है कि मनी बिल तो हम कर ही नहीं सकते हैं वहाँ पे प्रपोज, बट जो ऑर्डनरी बिल भी होता है उसके लिए भी कोई स्पेशल पावर नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। वो सिर्फ उसको डिले कर सकते हैं 4 months तक। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ वेरी वीक चैम्बर। इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी रियल अथॉरिटी। That is why most of the states do not prefer to have this house। तो यही एक रीज़न है ज़्यादातर स्टेट्स के पास ये अपर हाउस नहीं है। सिर्फ 6 states ही हैं उनके पास ये अपर हाउस है, अदरवाइज सब स्टेट्स के पास जो है लोअर हाउस है, और वो ही लोअर हाउस जो है पावरफुल चैम्बर होता है स्टेट के अंदर। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। जैसे कि मैं आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन के बाद कहती हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं उसमें से आप लिख सकते हो। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below, share this video with your friends and please subscribe the channel ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसा कंटेंट डालने के लिए, बिकॉज बहुत मेहनत जाती है रिटर्न नोट्स निकलने के लिए और उसके बाद फिर वॉइस ऐड करने के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा और कंटेंट जल्दी से जल्दी डालने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। हैव अ नाइस डे।